हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का 7 चैप्टर केनीजियन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले केनीजियन थ्योरी होता क्या है? केनीजियन थ्योरी इज ऑपोजिट ऑफ क्लासिकल थ्योरी। अगर आपने क्लासिकल थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो आप क्लासिकल थ्योरी देखो, और अगर आप एग्ज़ाम में क्लासिकल थ्योरी करने वाले हो तो आप थोड़ा सा केनीजियम थ्योरी को भी पढ़ लेना, बिकॉज इट इज़ टोटली ऑपोजिट। तो अगर आपने केनीजियम कर लिया या क्लासिकल कर लिया ना, तो आपको दोनों चैप्टर्स का आइडिया हो जाएगा और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेरी यही राय है कि अगर आप क्लासिकल कर रहे हो तो केनीजियम भी कर लेना, ठीक है। ईजी है, वैसे सारे चैप्टर्स ही ईजी है। बस ये है कि अगर आप क्लासिकल करोगे और केनीजियम करोगे तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो आपको अंडरस्टैंड करने में और याद रखने में इजी रहेगा, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करके किसी चीज़ को याद करते हैं ना, तो वो इजी रहता है। जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है और केनीजियम इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड। तो हम इसके अजम्पशंस देखते हैं। शॉर्ट पीरियड, सबसे पहला अजम्पशन यही है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। जस्ट लाइक क्लासिकल थ्योरी परफेक्ट कंपटीशन होता है, केनीजियम थ्योरी में भी क्लोज इकोनॉमी में होती है। लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लेबर ही सब कुछ कर सकती है। केनीजियम हमारी शॉर्ट रन में होती है, तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट टेक्नोलॉजी भी एक अजम्पशन बनता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इम्प्रूवमेंट होगी टेक्नोलॉजी में, तो वो इतना इसमें इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट पीरियड के लिए है। जब तक टेक्नोलॉजी चेंज होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एकदम चेंज नहीं होती है, उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए जब टेक्नोलॉजी चेंज होएगी ना, तो इस करके इसको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी वो। मनी इल्यूशन है, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हम इसको इस टेबल की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, जीडीपी या फिर हमारा आउटपुट, जो कि है 0, 200, 800 एंड 1000 ऐसे जा रहा है। कंजम्पशन क्या होता है हमारा, ए प्लस बी और वी। ये हमने फॉर्मूला +2 में किया हुआ है, बट इधर इसको इतना डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये बेसिकली दिया हुआ आपने, कंजम्पशन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है जो कि हमारी ऑटोनमस है, ठीक है। तो फिर जो हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आएगा वो कंजम्पशन प्लस इनकम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं जिसे। इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम हो गया, सेविंग हो गया, ये सेम ही होता है वैसे, बट इनको मीनिंग में और डेफिनेशन वाइज थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। अब इसमें देख सकते हो, जब हमारी कंजम्पशन 75 है, इन्वेस्टमेंट 800 है, तो जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकलेगा वो 275 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो पहले इन्होंने केसेस दिए हैं वहाँ पे हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारे इनकम से, ठीक है। और जो एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो इक्वल हो रहा है इनकम से, और नीचे जो दे रहा है वो है इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। यहाँ पे आप इस फिगर की भी हेल्प ले सकते हो। देखो, जो ई पॉइंट है वो हमारा इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, ठीक है। और सी हमारा कांस्टेंट के लिए यूज़ किया गया है, आई इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, और सेविंग सेविंग फंक्शन हो गया। तो अगर जो हमारा डिमांड है वो इक्वल हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड की, और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई के। तो जो एग्रीगेट डिमांड होता है हमें पता है वो कंजम्पशन प्लस इनकम होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पूरे जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आपको ये बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए, तभी बोलते हैं +2 इम्पॉर्टेंट है, 10th इम्पॉर्टेंट है, 12th इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये आगे जाके आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं। अगर आपने वहाँ किया है तो आपको यहाँ इतना शुरू से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड की है कर्व और एग्रीगेट सप्लाई वाली, आपको पता होगा कि ये 45 डिग्री से बनाते हैं हम। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन्होंने डाल दिया, पहले एक कर्व फिर सेकंड कर्व, और जहाँ पे ये पॉइंट्स मीट कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम है। और जो टेबल हमने की थी उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये डायग्राम है, बट अगर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ टेबल बनाना है या डायग्राम बनाना है तो आप डायग्राम बनाना, टेबल इतना होता नहीं है रेलेवेंट, वो तो सिर्फ जगह खाता है। मेन फिगर है, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो फिगर इम्पॉर्टेंट है, टेबल इतना नहीं एज़ कम्पेयर टू फिगर। अगर आप सिर्फ फिगर भी बना रहे हो बहुत, टेबल की ज़रूरत है नहीं,
बट अगर आपको पेपर में आता ही कुछ नहीं है, वैसे तो अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको सब इजी लगेगा और समझ भी आएगा, आप सब करोगे भी, आई नो दैट, बट फिर भी तो आप टेबल बना सकते हो। जैसे एग्ज़ाम शीट्स आप दे चुके हैं सेमेस्टर 1 में, आपको पता है कैसी होती है उनकी लेंथ, तो आप हाफ पेज पर टेबल बना सकते हो, हाफ पर डायग्राम, तो आपका एक पेज तो वैसे ही कवर हो जाएगा। अगर आपका टेबल और डायग्राम ठीक है तो लगेगा भी हाँ आपने सही किया है, और इतनी स्पेस तो मांगती भी है वो चीज़। लेकिन अगर आप अननेसेसरी कि आप कुछ भी हवा में बना के आ रहे हो, कुछ भी लिख के आ रहे हो, तो वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं XNT SIN। तो इसका क्या होता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यही बेसिकली। XNT क्या होता है कि समथिंग जो आपने प्लान किया होता है। एक्सपोज क्या होता है, मतलब आफ्टरवर्ड्स, बाद में जो आप करोगे या फिर जो होने वाला होगा, ठीक है। एंटी तो हो गया जो आपने बिफोर हैंड, आपने पहले से प्लानिंग की हुई है कि हाँ मेरा इस चीज़ का एग्ज़ाम है तो मैंने इस टाइम पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। एक्सपोज्ड जो आप कर रहे हो, या फिर जैसे आप पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, वो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं उसका। मेन जो 5 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, या तो वो किनीजियम थ्योरी पूछेगा आपसे, या फिर वो बोल देगा इफेक्टिव डिमांड बताओ हमें। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, सबसे पहले लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ किनीजियम थ्योरी, जहाँ पे ED=AS, ठीक है, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम लेवल पर होता है ऑफ आउटपुट, ठीक है। डिटर्मिनेशन हमने बोल ही दिया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर होता है, जहाँ पे दोनों फैक्टर डिमांड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, तो दोनों इक्वल होंगे। आप ये लिख सकते हैं जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड, सबसे पहले तो आप लिख दो किस पर डिपेंड करता है, फिर आप लिख दो कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। आप डायग्राम में देख सकते हो, मैं जूम कर देती हूँ। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जो हमारी AD और AS है उसी को इफेक्ट डिमांड लिया है, सप्लाई और डिमांड उसको इफेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे वो डायग्राम ऐसे बन रहा है, जो E पॉइंट है वहाँ पे हमारा इकोनॉमिक आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। जो हमारी वाई एक्सिस है उस पर प्राइस लेवल है, और एक्सिस पर एम्प्लॉयमेंट या फिर आउटपुट। तो इस चैप्टर में से या तो किनीजियम थ्योरी आता है, अगर बाई चांस किनीजियम थ्योरी आपके लास्ट ईयर में आ गया है तो 5 मार्क्स में आप इफेक्टिव डिमांड तो शॉर्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी, उसमें डाल दूंगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रेफ्यूकेट कर देता है, ये सेल्स लॉ को ख़त्म कर देता है, पिग्यूस का लॉ उसको भी ख़त्म कर देता है। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा मैं बता देती हूँ। जो सेल्स लॉ है, ठीक है, वो हमारा दिया गया है पिग्यू ने और ऑस्कर लांगे ने। तो ये सेल्स लॉ को भी रिफ्यूट कर रहा है, और पिग्यू ने जो थ्योरी दी है वेजेस को रिलेटेड उसकी थ्योरी को भी काट रहा है। इंपॉर्टेंस दी गई है इन्वेस्टमेंट को। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, जो रिचर है वो और रिच होते जाते हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो गरीब ऑलरेडी है उसके पास ऑलरेडी कम पैसे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस तो देखो, सबको खाने की ज़रूरत है, एवरीवन वांट्स टू वियर क्लोथ्स, उनका जो भी उनके और ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस है, वो कहीं पर काम करने जा रहे हैं तो उनको जाना पड़ेगा, किसी भी मोड पर वो जा रहे हैं। अगर वो साइकिल्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी पैसे लगते हैं, लेकिन लगते हैं। तो जो गरीब हैं गरीब होते जा रहे हैं, तो यू शुड हेल्प पुअर पीपल, बट अच्छे वे में, सही वे में। ये भी ना हो कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो और वो क्या पता गलत प्रूव हो रहा है कहीं आगे जाके, तो यू शुड चेक बिफोर यू हेल्प, ठीक है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इफेक्टिव डिमांड की क्रिटिसिज्म क्या होती है, ये ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, मैं ये ऐसे रख रही हूँ। अगर आपने पढ़नी है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। वैसे देखो, रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव डिमांड, इनकम और एम्प्लॉयमेंट हम कर चुके हैं। डिमांड इफेक्टिव होता है, ये बाय डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, मेन है नहीं इतना कुछ इसमें। फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। किनीजियम थ्योरी सबसे पहला पॉइंट ही किया था हमने अजम्पशन में कि ये शॉर्ट रन में होता है। किनीजियम थ्योरी इज मैक्रो इन कैरेक्टर। किनीजियम इकोनॉमिक्स में एक सिस्टमाइज और कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी है। किनीजियम थ्योरी रिफॉर्म्स कैपिटलिज्म या फिर न्यू लिबरलिज्म। एक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, एनालाइज करती है मेनली इंस्टीट्यूशनल
इम्पोर्टेंस है स्टेट इंटरवेंशन की, ये तो हर इसमें आ जाता है कि कई बार क्या होता है ना, थ्योरी जो भी है हमारी वो काम नहीं कर पाती। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स बनाए, गवर्नमेंट चेक करे ताकि वो अच्छे से हो पाए, सही से हो पाए। क्रूशियल रोल है इन्वेस्टमेंट का। कंपैरेटिव है स्टैटिक एनालिसिस। थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम, जो शिफ्ट होता रहता है कि मान लो अगर आज हमारा किसी भी पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल है, कल को वो होगा बट किसी डिफरेंट पॉइंट पर, तो जो रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस इकोनॉमी में वो बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, इसके बहुत सारे दिए हुए हैं, आप कोई भी लगा लो। 10 करोगे तो भी, 8 भी करोगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना उन्हें, तो मोर देन है। केनीजियम थ्योरी जनरल थ्योरी है। रोल ऑफ कंजम्पशन आ गया, रोल ऑफ नेशनल इकोनॉमी आ गया। हम अजम्पशंस कर चुके हैं, ये सिग्निफिकेंस दी है, सिग्निफिकेंस इतना है नहीं इम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस नहीं होता, जैसे इम्प्लीकेशंस कर लिया हमने, अजम्पशन कर लिया और क्रिटिसिज्म, ये 3-4 चीज़ें, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, फीचर हो गया, बहुत हो जाता है ये भी। ठीक है, केनीजियम थ्योरी की क्रिटिसिज्म, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। कैसे, आप ये रीड करो, कुछ मेहनत खुद भी करो। केनीजियम थ्योरी इज मेनली स्टैटिक, ये इग्नोर कर देते लॉन्ग पीरियड को। हमने अजम्पशन में भी लिख दिया, क्रिटिसिज्म में भी लिख दिया, हमने इम्प्लीकेशंस में भी लिख दिया, फीचर में भी लिख दिया, शॉर्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड। क्रिटिसिज्म आ गया रिवर्स, तो इग्नोर कर देते लॉन्ग पीरियड को। और ये एक जनरल थ्योरी नहीं है, हमने ऊपर किया था जनरल थ्योरी है और यहाँ पर लिखा है इट इज़ नॉट अ जनरल थ्योरी। पता नहीं क्या लिखते हैं ये बुक वाले, क्योंकि बेसिकली कई बुक्स में भी, और जैसे आप डिफरेंट बुक्स में जाओगे, अगर कोई इकोनॉमिक्स में आगे ज़्यादा पढ़ना चाहता है वो देखेगा कि कोई ऑथर कुछ बोलता है, कोई ऑथर कुछ बोलता है, कोई प्रोफेसर कुछ बोलता है, कोई इकोनॉमिस्ट कुछ बोलता है, तो हमें बहुत कुछ चीज़ें खुद से देख के चलनी पड़ती है जो हमें सही लगता है। तो इस करके आप उसको स्किप भी कर सकते हो, जनरल थ्योरी वाला पॉइंट ही छोड़ दो। बेस्ड ऑन assumption of closed economy, analysis is not so empirical. His use of labor unit as the measure of employment is not scientific, scientific बिल्कुल भी नहीं है Keynesian theory। बहुत कम एप्लीकेबिलिटी है मल्टीप्लायर पर। लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ डिप्रेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना नहीं है। सेकुलर स्टेगनेशन इज अनफाउंडेड। ओवर एग्रीगेटिव है, इग्नोर कर देते हैं कॉस्ट पुश एक्शन को, इन्फ्लेशन को। तो देखो इधर 16 क्रिटिसिज्म दिए हैं, वैसे तो 16 आप याद करोगे भी नहीं, बट जब हम एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो हमें 16 के 16 याद भी नहीं रहते हैं। तो इट्स बेटर, अगर आप 5 कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, वो 10 वो 5 ऐसे होने चाहिए कि आप एक भी मिस नहीं करने वाले हो एग्ज़ाम में। बट अगर आपको पता है कि मैंने एक दो भूल जाना है, तो आप थोड़े एक्स्ट्रा करके जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे ही बहुत स्ट्रेस बड़ा होता है बच्चों का, क्योंकि एक तो 3 आवर्स हैं और हमें इतना सारा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि साथ में इकोनॉमिक्स में टेबल्स है, डायग्राम्स है, आपको स्केल पेंसिल उसको बार बार यूज़ करना, हाईलाइट करना, बहुत टाइम जाता है। तो आई होप आपको केनेजियम थ्योरी समझ आई। इस चैप्टर के यही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, केनेजियम थ्योरी। अब केनेजियम थ्योरी में 5 मार्क्स में ये नहीं पूछेंगे कि केनेजियम थ्योरी के क्रिटिसिज्म बता दो, पूछेंगे तो वो पूरा पूछेंगे कि केनेजियम थ्योरी बताओ। ठीक है, वैसे इसमें से केनेजियम थ्योरी और इफेक्टिव डिमांड, और हर चैप्टर का यही है। अगर कंजम्पशन फंक्शन आता है, क्लासिकल थ्योरी आता है, या वेजेस वेजेस में तो हमने थ्योरीज पढ़ी थी, उसके अंदर तो अलग अलग थी, वो यूनिट 1 में था, बट यूनिट 2 में मेनली सारे चैप्टर्स ऐसे ही हैं कि केनेजियम थ्योरी है तो उसके सब कुछ बता दो, तो उसका मीनिंग बताया हमने, फीचर्स बताए, अजम्पशन बताए, उसके क्रिटिसिज्म, इम्प्लीकेशंस, बहुत होता है। तो आई होप आपको समझ आया। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई, समझ आया, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, फ्रेंड्स में भी शेयर करो ताकि हमारा भी चैनल थोड़ा ग्रो हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।